ये भारत का दशक नहीं बल्कि भारत की शताब्दी है, दमदार और शानदार। फिर वो चाहे टेक्नोलॉजी, इनोवेशन या डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की कहानी लिखनी हो, ये भरोसा 130 करोड़ देशवासियों का है। नमस्कार, मैं हूं राजेश सिंह और आप देख रहे हैं स्पॉटलाइट। आज के स्पॉटलाइट के इस खास शो में हम डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया के बजाय डंके की बात करेंगे, जिसकी वजह से मॉडर्न वॉरफेयर में भारत के कदम लगातार बढ़ते जा रहे हैं और स्वदेश तकनीक से लैस लेटेस्ट वेपन्स पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। जो देश कभी हथियारों के लिए दूसरे देशों पर निर्भर था, आज वो दूसरे देशों को मिसाइल्स और जेट से लेकर हेलीकॉप्टर तक देने में सक्षम है। आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। सालों में ही डिफेंस कंपनियों को करीब 5 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर मिल सकते हैं। अकेले मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स को ही करीब 1.59 लाख करोड़ रुपए के ऑर्डर मिलने की उम्मीद है। पिछले कुछ समय में निजी क्षेत्र की कुछ कंपनियों जैसे डेटा पैटर्न्स, MTAR टेक्नोलॉजीज, पारस डिफेंस, अस्त्र माइक्रोवेव, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज और तनेजा एरोस्पेस भी इस स्पेस में आई हैं। और इस सेक्टर में भारत की कामयाबी की शुरुआत इस बात से भी साफ है कि हाल ही में फिलीपींस ने ब्रह्मोस मिसाइल की खरीद को मंजूरी दी थी। इससे पहले मलेशिया तेजस विमान को खरीदने में दिलचस्पी दिखा चुका है। अब भारतीय डिफेंस कंपनियां ग्लोबल लेवल पर विदेशी कंपनियों के साथ कंपीट करने की स्थिति में आ गई हैं। यूक्रेन और रूस के बीच हुए युद्ध के बाद पूरी दुनिया में डिफेंस कंपनियों के बीच हथियार बेचने की होड़ सी मच गई है। ताइवान विवाद के बाद जापान, फिलीपींस, मलेशिया और ऑस्ट्रेलिया अपनी मिलिट्री का आधुनिकीकरण कर रहे हैं। ऐसे में भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने पैर पसारने का मौका मिल रहा है। पश्चिमी देशों में भारतीय डिफेंस कंपनियों के रोड शो का मकसद भारत की सैन्य ताकत का नमूना पेश करना भी है। अब भले ही भारतीय कंपनियों को ऑर्डर मिले या नहीं, लेकिन इससे भारत के बढ़ते हुए डिफेंस सेक्टर की एक झलक तो मिलेगी ही। ET Now स्वदेश। और इस खास मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ योगेंद्र नारायण जुड़ गए हैं, जो कि फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी हैं। हमारे साथ मेजर जनरल के सिन्हा हैं, जो कि स्ट्रैटेजिक एंड डिफेंस एनालिस्ट हैं, और जयंत जी पाटिल हैं, जो कि मेंबर एंड एडवाइजर हैं टू CEO एंड MD L&T के। आप सभी मेहमानों का ET Now स्वदेश पे बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जयंत जी पाटिल, आपके पास हम आना चाहेंगे। अब तक हमने ये देखता है आज़ादी के बाद से कि PSUs ही जनरली हमारे डिफेंस रिक्वायरमेंट पूरा करती थी। पहली बार
मोदी सरकार के आने के बाद शायद 2014 के बाद से प्राइवेट सेक्टर्स को खोला गया है, एफडीआई अलाउ किया गया है, इस तरह की चीज़ें की गई हैं। तो आपको क्या लगता है प्राइवेट सेक्टर के लिए यहाँ पे कितनी अपॉर्चुनिटी है, और आप इसे कैसे देखते हैं कि प्राइवेट सेक्टर को लाना देश की सुरक्षा के क्षेत्र में एक सही कदम है? पीएसयूज और प्राइवेट सेक्टर दोनों जो हमारे आर्म्स हैं, हम समझते हैं कि हमारे यहाँ जो 3 आर्म फोर्सेस है, 3 आर्म फोर्स के साथ हमारा चौथा आर्म बनता है जो स्पेस है, जो अभी इवॉल्व हो रहा है, और 5वां आर्म बनता है जो साइबर सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज है, और 6वां आर्म बनता है इंडस्ट्री। तो भारत को अगर आत्मनिर्भर बनना है तो दोनों की जरूरी है। हालांकि जरूरी दोनों की है, लेकिन हमारे जो एस्पिरेशनल टारगेट्स है कि 15% सीएजीआर अगर हमें अचीव करना है डिफेंस रेवेन्यूज में, तो हमें दोनों की जरूरी है। पीएसयूज भी बढ़ने चाहिए और प्राइवेट सेक्टर उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, क्योंकि पीएसयू का ग्रोथ अगर हम देखते हैं तो करीबन 7% का उनका सीएजीआर ग्रोथ रहा है। अगर हमें 15% अचीव करनी है तो प्राइवेट सेक्टर को उससे ज्यादा डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा, रादर ट्रिपल स्पीड से काम करना पड़ेगा। आज अगर हम हालत देखते हैं तो 25% जो भारत का इंडिजिनस प्रोडक्शन है, करीबन 85 to 90,000 करोड़ का जो हमारा डिफेंस आउटपुट है आज इंडस्ट्री का, उसका 25% प्राइवेट सेक्टर से आता है। और जो सेम नंबर हम अगर 5, 6, 7 साल पहले का नंबर देखेंगे तो वो 5% भी नहीं था। तो प्राइवेट सेक्टर का जो ग्रोथ है ये गए 5-7 सालों में वो 5 गुना बढ़ा है, और जो हमारा आउटपुट था वो 30-40 हजार करोड़ से 50 से 90 हजार करोड़ तक पहुंचा है। तो ये सबसे बड़ा जो प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ है ये पीरियड में जो हम देख पा रहे हैं, ये हुआ है ये पॉलिसीज के वजह से। और आगे चलते हुए हम समझते हैं कि प्राइवेट और पब्लिक मोर और लेस 50-50% देख पाते हैं कि वो पोजीशन अचीव हो जाएगी कुछ सालों में। सही कहा आपने। योगेंद्र नारायण जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। सर, मेरा सवाल आपसे यही है कि पिछले 75 साल में हमने पीएसयू के भरोसे रहा, अब सरकार ओपन कर रही है प्राइवेट सेक्टर में डिफेंस को, कितना सही मानते हैं आप? और क्या आपको लगता है 74% एफडीआई खोलने के बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, जैसा कि पाटिल साहब बता रहे थे, और हमने लगभग 13,000 करोड़ का एक्सपोर्ट भी किया है? आने वाले दिनों में क्या सरकार और कुछ पॉलिसी चेंजेस करेगी, और हमारा टारगेट जो है 1,75,000 करोड़ का अगले 5 सालों में, वो हम एक्सपोर्ट से वो पूरा कर पाएंगे? सबसे पहले नमस्ते हमारे जितने सुनने वाले हैं। जी हाँ, 2001 में सही रूप में जब नीति बदली कि हम उस 2001 में प्राइवेट सेक्टर को हम लोगों ने परमिट किया डिफेंस प्रोडक्शन में। पहले प्राइवेट सेक्टर वाज नॉट अलाउड इन डिफेंस प्रोडक्शन, सिर्फ जो सब छोटे पार्ट्स थे, स्पेयर पार्ट्स थे, बट कोई वेपन प्लेटफॉर्म सिस्टम्स में प्राइवेट सेक्टर अलाउड नहीं था। तो 2001 से आप देखें तो 2022 हो गया है, करीब 21 साल हो गए हैं। इसमें बहुत प्रगति हुई है, और सबसे ज़्यादा प्रगति ये हाल में जो पिछले 7-8 साल हैं उसमें हुई है, क्योंकि सरकार ने एक नीति स्पष्ट कर दी है कि हम इंडिजनाइजेशन करेंगे, अपने देश के अंदर ही बनाएंगे वेपन्स अधिक से अधिक, और इसके अलावा हम फॉरेन एजेंसीज को इन्वेस्टमेंट अलाउ करेंगे, एफडीआई अलाउ करेंगे। ये एक बहुत बड़ी नीति हुई, और इसी के तहत जो हमारा एक ऑर्डिनेंस बोर्ड था उसको उन्होंने 7 पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में बांट दिया, और हर एक का स्पेशलाइजेशन है, हर एक कंपनी का, 7 कंपनी का। और अब ये कहा गया है इन कंपनीज को कि आप तो सरकारी कंपनी है, पर आप प्राइवेट सेक्टर से मिलजुल के आप अपना एक कंबाइंड स्ट्रेंथ करके आप वेपन सिस्टम करवाएं। और अभी हाल में इसी साल हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने कहा, हमारे यहाँ एक डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल होती है मिनिस्ट्री में, जिसमें सभी डीआरडीओ वाले बैठते हैं, सभी चीफ्स बैठते हैं, और उसके अध्यक्ष हमारे डिफेंस मिनिस्टर रहते हैं। इस बजट में 78,000 करोड़ का अलॉटमेंट हुआ है कि भारत के अंदर जो सामान बनेगा, रक्षा का सामान बनेगा, उससे
उसको हम जो है इंडिजिनस प्रोड्यूसर्स को हम उनसे खरीदेंगे। तो मेरी राय में ये एक बहुत बड़ा कदम हुआ है और इससे अच्छा एफडीआई को भी आपने बहुत रिलैक्सेशन दे दिए आने के लिए। आप देखेंगे कि रक्षा के क्षेत्र के अलावा जैसे मोबाइल क्षेत्र है या सैटेलाइट्स का क्षेत्र है, उसमें भी हमारे भारत सरकार ने अपना ओपन अप कर दिया है कि प्राइवेट सेक्टर आए, हमारे साथ काम करें, हमारी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करें। और सबसे बड़ी बात ये हुई है कि जो डीआरडीओ इतने सालों से रिसर्च कर रहा था, अब उससे कहा गया है कि आपके रिसर्च का जो नतीजे हैं, जो रिजल्ट्स हैं, उनको आप ट्रांसफ़र करें प्राइवेट सेक्टर को और कंबाइन होके आप इस टेक्नोलॉजी आपकी हो, प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग उनका हो, कुछ में पब्लिक सेक्टर भी हो और कुछ में प्राइवेट सेक्टर भी हो, कॉम्बिनेशन भी हो सकता है। तो बड़ी लिबरल पॉलिसी हो गई है इसमें बहुत प्राइवेटाइजेशन। लिबरल पॉलिसी हो गई है डिफेंस के क्षेत्र में और इसका फायदा हमें आने वाले सालों में मिलेगा। मेजर जनरल के सिन्हा, हम आपके पास आना चाहेंगे। आपसे ये जानना चाहते हैं सर, अगर हम स्ट्रैटेजिक तौर पे देखें तो इंडियनाइजेशन ऑफ जो भी इक्विपमेंट्स हैं या वॉरहेड्स हैं, वॉरशिप्स हैं, मिसाइल्स हैं, इसका फायदा कितना हमारी आर्मी को या हमारे नेवी को या हमारे आर्म फोर्सेस को मिलेगा? देखिए राजेश जी, जो आपने क्वेश्चन पूछा है कि इंडियनाइजेशन के ऊपर में बातचीत की है, फायदा ही फायदा है। देखिए आज के दिन में जो हमारे एक सिस्टमेटिक है, ये हैफेजेड तरीके से नहीं हुई। और आपने जब शुरुआत की तो आपने ये शुरुआत की है कि आने वाला दशक नहीं, आने वाली शताब्दी हमारी है। एशिया की शताब्दी की आपने बात की, सब मानते थे 21st सेंचुरी, द सेंचुरी ऑफ इंडिया। उसमें जो ग्रोथ इंजन का काम करेगा यदि कहीं भी, तो भारत का जो डिफेंस सेक्टर है, जिस तरह से टारगेट हुआ है, देखिए ये तो आप मान के चलिए ना कि हमारे पास जब ब्रिटिश यहां से गए थे तो हमारे पास एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री छोड़ के गए थे। जो हमारे पीएसयूज होते करते वो नए नहीं है। जो जिन 16 पीएसयूज की बात कर रहे हैं, जिसको अभी 7 खेमे में बांटा गया है, वो उस समय भी था, मगर उनको आप वहां पर आपने केवल हड़तालें हुई, उसको आप उस मॉडल पे ले गए कि वो आपके ग्रोथ को रोकता रहा, आपको डिपेंडेंस बनाना। आज क्या है, 80% हम लोग अपने वेपन्स एंड इक्विपमेंट को और प्लेटफॉर्म्स को इंपोर्ट करते हैं और हम प्राइड लेते हैं कि हम विश्व के दूसरे नंबर पे, सऊदी अरेबिया नंबर 1 है, दूसरे नंबर पे हम लेते हैं सामानों को। और जब हम एक्सपोर्ट करते हैं तो हम 25वें नंबर पे हैं आज। 2% वर्ल्ड का जितना भी है वो एक्सपोर्ट हो रहा है। तो देखिए आज के दिन में चेंजेस क्या आया, वो उन चीजों को समझना। क्या होगा फिर आंकड़ों में हम फंस जाएं, इसको कितने सिस्टमेटिक तरीके से 2014 के बाद 2 फाइनेंशियल ईयर 2014 से 19 तक, 19 से 24 के अंदर में जो हम लोग बात सुन रहे थे, इन सभी चीजों का आप आकलन करेंगे तो एक आपने होलिस्टिक तरीके से इस पे धावा बोला है, जो हम स्ट्रेटेजिकली बात करते हैं। पूरे आप प्रपेश को लें, आप जब पूरा का पूरा बदल देंगे। अभी आपने बताया कि 2025 तक हमारा टारगेट है कि 35,000 करोड़ का हम एक्सपोर्ट करेंगे, जो कि इसी साल 8 गुना ज्यादा हो गया। यदि आप बेस ईयर लेते हैं 2014-15 को, तो वो ऑलरेडी 8 टाइम्स मोर हो चुका है। इंडिजिनस डिजाइन, डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग। और देखिए इसको जो बात हुआ कि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर, ये कब हमने ठीक किया? 2020 में। इसके पहले भी रहा है और इसमें 18 मेजर डिफेंस प्लेटफॉर्म को ये कह दिया गया है कि ये हमारा ही इंडियनाइजेशन होगा 74%। ये पॉलिसी डिसीजन है जिसमें बोल्ड एंड एग्रेसिव तरीके से आप काम करते हैं। इसमें केवल ये नहीं है कि पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, पहले भी प्राइवेट सेक्टर हुआ, पर एक्विजिशन प्रोसीजर इतना था कि वो कहीं स्टैंड ही नहीं कर पाते। आज आपका सिंप्लीफिकेशन जब हम कहते हैं, आपने पूरा का पूरा लिस्ट, 2 लिस्ट पब्लिक डोमेन में डाल दिए। फर्स्ट लिस्ट PIL का कहलाते हैं, जो आप पॉजिटिव इंडियनाइजेशन लिस्ट है।
उसकी 2851 आइटम को हमने कह दिया कि किसी भी तरीके से हम बाहर से नहीं लाएंगे। और आपको जान के खुशी होगी राजेश जी, 2500 आइटम इंडियनाइज्ड हो चुका है। ये कभी नहीं हुआ, ये अनप्रेसिडेंटेड। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इससे हमें न सिर्फ फायदा ये हो रहा है कि हमारे इंडियनाइज कर रहे हैं, हमारी आर्मी इंडियनाइज इक्विपमेंट्स या इंडियनाइज वॉरहेड्स के साथ ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेगी वार में। इससे हमारे देश में नौकरियां भी मिल रही हैं, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ रहे हैं। मिस्टर पाटिल, हम आपके पास एक बार आना चाहेंगे फिर। जैसा कि योगेंद्र जी भी बता रहे थे कि पिछले हालांकि हमने 2001 में ही खोल दिया था डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट पार्टीज के लिए, लेकिन पिछले 7 सालों में काफ़ी तेज़ी से इसमें बदलाव हुए और बहुत एग्रेशन के साथ हमने किया है। हमने 74% एफडीआई अलाउ कर दिया है। आगे आपको लगता है कि प्राइवेट सेक्टर को और बढ़ावा देने के लिए कुछ और पॉलिसी चेंजेस की जरूरत है? पॉलिसी रिफॉर्म आजकल ये जो प्रोसेस है, ये बहुत इंटरैक्टिव प्रोसेस है गवर्नमेंट के साथ। और ये इंटरैक्टिव होने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि जब गवर्नमेंट कोई चीज अनाउंस करती है, वो पहले अगर इंडस्ट्री से बात हो चुकी है तो इंडस्ट्री भी समझता है कि ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और हमें ये करना है। और ये हो रहा है गए 7 सालों में। हम देखते हैं कि कोई पॉलिसी अभी गए 6-7 सालों में जो इशू हुई है, वो इंडस्ट्री के साथ पहले बात नहीं की गई उसके ऊपर। तो ये जो इन्वॉल्विंग काइंड ऑफ अ प्रोसेस है जो भारत सरकार अभी आजकल कर रही है, इसके वजह से होता क्या है कि जो भी रिफॉर्म गवर्नमेंट अनाउंस कर रही है, उसके रिजल्ट हम इमीडिएटली देख पाते हैं बहुत शॉर्ट पीरियड में। निगेटिव लिस्ट की बात करें तो 3 निगेटिव लिस्ट आ चुकी है, चौथी बन रही है। हमें पता है एज इंडस्ट्री कि हमें करना क्या है, और जो लिस्ट बनी है या इशू हो चुकी है, हमें पता है कि इंडस्ट्री किस वक्त कौन से साल में ये कर पाएगी। करीबन 310 में से आधे से ज्यादा जो लिस्टेड आइटम्स है उसमें मेजर प्लेटफॉर्म्स है, मेजर सबसिस्टम्स है। तो ये आज हमें पता है कि हम आज बना सकते हैं पूरी इंडस्ट्री मिलकर। और जो बचे हुए 40% 50% के करीब के जो आइटम्स है, हमें पता है कुछ 22 में बनेंगे, कुछ 24 में बनेंगे, कुछ 25 तक बनेंगे। तो ये एक रोड मैप जो बन चुका है, ये डायलॉग प्रोसेस से हुआ है जो इंडस्ट्री और सरकार के साथ में इसका जो प्रोसेस है। करंट गवर्नमेंट एनकरेज करती है कि आप अगर इंडस्ट्री से कुछ कहना चाहते हो तो हमें अप्रोच करें और हम आपका सुनेंगे। और इसके वजह से ये कहते हैं कि आप अगर हाथ आगे बढ़ाए तो दूसरा भी आदमी हाथ आगे बढ़ाएगा, और वही हो रहा है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो इंडस्ट्री के साथ डायलॉग के साथ या उनके कंसल्टेशन के साथ सरकार जो पॉलिसी डिसीजंस ले रही हैं, उसका फ़ायदा हमें मिला है पिछले 6-7 सालों में। योगेंद्र जी, एक बार फिर हम आपके पास आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है कि कब तक हम, जैसा कि के सिन्हा साहब भी बता रहे थे कि हम अपना 80% इक्विपमेंट इंपोर्ट करते हैं और अब लगभग 2,500-8,000 में से हम लोग खुद बनाने में सक्षम हो गए या बना रहे हैं। इंडिया का अभी भी एक जो डिफेंस बजट है वो काफ़ी ज़्यादा है, 2.5 लाख करोड़ के करीब डिफेंस बजट है। ऐसे में कब तक हम सक्षम हो पाएंगे कि अपने डिफेंस रिक्वायरमेंट को अपने खुद बना सके या आत्मनिर्भर हो सके उस मामले में? आपको क्या लगता है उसके लिए कितना वक्त लग सकता है? देखिए, अभी तो समय लगेगा, पर क्योंकि हम ठीक रास्ते पर चल चुके हैं, तो मुझे लगता है कि प्रति वर्ष इसकी जो स्पीड है, गति जो है इंडिजिनाइजेशन की बढ़ती जाएगी। अब देखिए, मैं आपको उदाहरण दूं। 2001 में हमारा एक तो टैंक्स बने थे, हम लोगों ने अवधि में टैंक्स बनाए थे, वो रहते थे इंडिजिनस। और उस साल 2001 में तेजस की पहली फ्लाइट हुई थी। हमारे पास कोई इंडिजिनस कम्बैट एयरक्राफ्ट नहीं था, और मुझे उसी समय विश्वास था कि एक बार प्लेटफॉर्म बन जाए, उसको आप ऐड ऑन करते जाइए, डेवलपमेंट करते जाइए। तो जितने आपके ये प्रोडक्ट्स बने हैं और ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी जो DRDO ने दिया है प्राइवेट सेक्टर को, उससे और गति जो है ये ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन से बढ़ती जाएगी। और हमारा जो एक टारगेट है आत्मनिर्भर होने का, वो बहुत जल्दी तो नहीं कहूँगा मैं, बट कम वर्षों में पूरा हो जाएगा। पर इसके लिए ज़रूरत यह है कि DRDO जो टेक्नोलॉजी, जैसे उन्होंने अस्त्रा एक मिसाइल बनाया है, एयर टू एयर मिसाइल, 4.5 मैक्स स्पीड से जाता है वो व्हीकल। हम लोगों ने ब्रह्मोस मिलाया,
जो हमारे फ्रेंडली नेशन था रशिया, उससे साथ मिलके, तो कहीं कहीं जो हमारे दोस्त हैं उन देशों के साथ टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट करें। कुछ हमारे जो DRDO इतने सालों से लगा हुआ था बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में, उनको एक रैपिड पेस से हम लोग उसको इंडिजिनाइज करें। और ज़रूरत ये भी है कि हमारा जो जैसे अमेरिका में होता है, जो रिसर्च यूनिवर्सिटीज़ में होता है, जो रिसर्च हमारे प्राइवेट सेक्टर में होता है, वो रिसर्च को प्रमोट करना है, उसको पैसा देना है, इन्वेस्टमेंट इन रिसर्च। क्योंकि जब तक हम अपना रिसर्च करके अपने वेपन टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप करेंगे, तब तक हम लोग डिपेंडेंट रहेंगे। तो मेरी राय में ठीक रास्ते पर चल रहा है इंडिजिनाइजेशन प्रोग्राम, तीव्र गति से चल रहा है, टेक्नोलॉजी भी ठीक डेवलप हो रही है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि DRDO की टेक्नोलॉजी, और जैसे ये प्राइवेट सेक्टर L&T और दूसरे लोग दूसरी कंपनीज आ गई हैं, इनके साइंटिस्ट हैं, इनके इंजीनियर्स हैं, इनसे मिलकर देश में जो इंडिजिनाइजेशन का प्रोग्राम बहुत ही रैपिडली चलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। ये कहना कि इस वर्ष तक पूरा हो जाएगा, 100% हो जाएगा, ये कहना बड़ा मुश्किल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द कम्बिनेशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर, और मेरी राय में बिल्कुल चल रहा है ये कम्बिनेशन। इसको ठीक मोटिवेशन भी दिया जा रहा है, फाइनेंसिंग भी दी जा रही है, और सरकार की नीति स्पष्ट हो गई है। तो 78,000 करोड़ बताइए इस साल दिया है कि आपको देश के अंदर से ही खरीदना है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि इसका हमने बहुत तीव्र गति से बढ़ रहे हैं इंडियनाइजेशन की तरफ और आत्मनिर्भर भारत की तरफ। के सिन्हा साहब, आपके पास हम आना चाहेंगे। आपको क्या लगता है, अगर हम स्ट्रैटेजिक तौर पे देखें तो हमारा मेन जो राइवल है, या ये देखिए तो चाइना पाकिस्तान, अगर हम चाइना पाकिस्तान अपने नेबर्स को देखें, उनकी तुलना में हम अभी, खासकर चाइना की तुलना में अभी हम कहाँ स्टैंड करते हैं? क्योंकि आप आर्मी में रहे हैं, आर्मी का फीडबैक है, तो उस हिसाब से अगर हम पूछें आपसे, तो वो हम कितने स्टैंड करते हैं अभी? और अगर ये जो पॉलिसी चेंजेस किए गए हैं, इंडियनाइजेशन किए गए हैं, इससे कितना फ़ायदा वहाँ पे हमें मिलेगा हमारे सैनिकों को? देखिए, हमने बहुत देरी की है। तो आपने पूछा है चाइना के और पाकिस्तान के। पाकिस्तान का तो कोई हमारे से मुकाबला नहीं करना चाहिए कि पाकिस्तान टोटल डिपेंडेंट है, तो पाकिस्तान तो आप बरस साइड कर दीजिए। मगर अब चाइना से जब हम तुलना करते हैं कि चाइना भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट जो अपना प्रोडक्शन में 5वें नंबर पे है। ये जब वो इंपोर्ट करता है, वो भी आज करता है, सऊदी अरेबिया, इंडिया, इजिप्ट, ऑस्ट्रेलिया और फिर चाइना, तो इंपोर्ट भी वो 5वें नंबर पे करता है। जब वो एक्सपोर्ट कर रहा है, वो भी 5वें नंबर पे, यूएस, रशिया, फ्रांस, जर्मनी एंड चाइना। तो यहां पर तो और हम 25वें नंबर पे हैं। तो देखिए, नंबरों का गेम नहीं है। जो चीज हम करना चाहते हैं कि जो चीज जो चाइना है, बहुत बड़ा लीप लिया है उसने, बहुत बड़ा और हॉलिस्टिक तरीके से लिया है। यदि आप, जो मैं जल्दी से गिनाना चाहूंगा, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर में जो ऑगमेंटेशन ऑफ रियलिटी मानते हैं, वर्चुअलिटी की जो बात करें, रोबोटिक्स में, बिग डेटा में, तो हम भी बहुत तेजी से काम, साइबर में जो हमारे को पैनल्स बोल रहे थे, सैटेलाइट, 5G, 6G, जो 5G आज शुरू हुआ, मेरे घर में आज 5G का लाइन लग चुका है। तो देखिए कि क्या पेस है। क्वांटम जो हम कंप्यूटिंग की बात करते हैं और साइबर वॉरफेयर, और हमने बड़ा कदम जो उठाया है। और ये देखिए कि लाइट टैंक हम नहीं खरीदेंगे, हेप्टर जो हम ALH की बात कर रहे हैं, जो आप अब देख रहे हैं 2 दिन पहले, और UAV हम पूरा का पूरा। और देखिए क्या क्या हड़कम मचा है। हड़कम जो मचा है चाइना के फ्रंट में ही नहीं, ये देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रिंग करता है आपको, उनके डिफेंस मिनिस्टर, कि हम आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी, मैं प्रोक्योरमेंट में रहा हूं, उसके अंदर में GS2R बनाने में या उनके जो टेस्टिंग करने में, तो आज वो कह रहा है कि आप ले लो, UAV की आप ले लो, ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी ले लो। ये क्वांटम जंप्स हैं, ये जंप्स छोटे नहीं है, उछाल बहुत लंबा है। बिल्कुल, आपने सही कहा कि हमने क्वांटम जंप किया है। पिछले कुछ सालों में भारत जो है दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी हो गई है, और ये माना जा रहा है कि 2030 आते आते दुनिया की 3री बड़ी इकोनॉमी हो जाएगी। तो भारत को कोई इग्नोर नहीं कर सकता है। जयंत जी पाटिल साहब, अब आपके पास आना चाहेंगे। जैसा कि आपने बताया और हमने सुना कि पिछले 1 सालों में 6 से 8 गुना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है। 13,000 करोड़ से तक का एक्सपोर्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं, 36,000 करोड़ का हमारा टारगेट है।
आपको क्या लगता है हमारे लिए किस किस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी है? हमने ब्रह्मोस मिसाइल के लिए फिलीपींस से $375 मिलियन का एक साइन किया है। और किस क्षेत्र में, वारशिप्स में, सबमरीन्स में, कहां कहां हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल है हमारा और उसको हम बढ़ा सकते हैं? एक्सपोर्ट होना शुरू हुआ, उसके पीछे एक बहुत बड़ा पॉलिसी इनिशिएटिव है। पहले जो होता था कि हमें एक्सपोर्ट्स के लिए परमिशन नहीं मिलती थी, क्योंकि हर देश जब एक्सपोर्ट करता है तो एक्सपोर्ट कंट्रोल का एक प्रोसेस होता है हर देश में। भारत सरकार का भी अपना एक एक्सपोर्ट कंट्रोल है और उसका पर्पज ये होता है कि हमारे आर्म फोर्सेस को कभी ये ना लगे कि हमने एक्सपोर्ट किया हुआ वेपन हमारे ही अगेंस्ट यूज हो। तो इसके वजह से काफी प्रोसेस उसका होता है और उसमें एक्सटर्नल अफेयर्स का कंसल्टेशन होता है, आर्म फोर्सेस का कंसल्टेशन होता है, डिफेंस रिसर्च का कंसल्टेशन होता है कि क्या टेक्नोलॉजी हमें एक्सपोर्ट करनी है या नहीं करनी है। ये पूरा प्रोसेस को पहले काफी वक्त लगता था। आज हम जो देख पाते हैं कि ये प्रोसेस 1 महीने के अंदर खत्म हो जाता है और अगर आपके रिपीट ऑर्डर्स है तो वर्चुअली 1 हफ्ता 2 हफ्ते में आपको एक्सपोर्ट कंट्रोल का क्लियरेंस मिल जाता है। तो भारत सरकार ये कर रही है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जो लो हैंगिंग फ्रूट्स है कि हमें पता है कि ये हम कर सकते हैं और ये ऑलरेडी ये देश को हमने कुछ बेच पाए हैं पहले, तो रिपीट ऑर्डर जो है वो बहुत जल्दी हो पाती है। इसकी एक सबसे बड़ा सक्सेस है कि आज हम करीबन 80 देशों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं भारत की तरफ से। नाउ ये जो हो पाता है तो हमें ये देखना है कि हम क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, कहाँ एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अभी ब्रह्मोस की जो आपने बात करी, छोटी मोटी वेपन सिस्टम्स हमने करीबन गए 7-8 सालों से एक्सपोर्ट करना शुरू किया था, लेकिन मेजर वेपन सिस्टम्स हम अभी तक एक्सपोर्ट नहीं कर रहे थे। ब्रह्मोस ये सबसे बड़ा एक एग्जांपल है मेजर वेपन सिस्टम्स का एक्सपोर्ट का। मैं समझता हूँ आगे जाके ब्रह्मोस जैसे अभी एक्सपोर्ट हो रहा है, तो अगर हमारे पास कहते हैं कि दुनिया का सबसे अच्छा मिसाइल सिस्टम अगर है, तो हम मिसाइल के साथ वॉरशिप भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, सबमरीन भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, जिसमें ये एडवांस वेपन लगे कि जिसके वजह से आपके पास अगर 15% वैल्यू का एक आइटम है तो आप 15% की जगह 100 रुपीज का आइटम एक्सपोर्ट कर सको इन द फॉर्म ऑफ कंप्लीट प्लेटफॉर्म। बिल्कुल आपने ठीक कहा। तो हम डिफेंस के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर होने की तरफ बढ़ रहे हैं और बहुत जल्द हम हो रहे हैं। न सिर्फ आत्मनिर्भर हम होंगे बल्कि हमारा एक्सपोर्ट भी काफ़ी बढ़ रहा है और जो हमारा टारगेट है 1,75,000 करोड़ एक्सपोर्ट 2025 तक, वो शायद हम पूरा कर पाएँ। तो आप सभी मेहमानों का ET Now स्वदेश पे हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए इतना ही वक्त था। अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, एक किसी नए इशू पे। तब तक के लिए नमस्कार।